बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना, बहुत अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला शहर, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला शहर आज खंडरों के लिए पहचाना जाता है। एंशियंट सीरिया की अगर हम बात करें तो इसके इतिहास लगभग 7 लाख साल पुराने टाइम से मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो स्केलेटन्स और बोन की डेंसिटी से पता लगाते हैं कि यहां पर कितना पुराना कालखंड है, तो यहां पर 3000 साल पुरानी, तो 3000 बीसी बिफोर क्राइस्ट वाले, जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता है, ऐसे यहां पर एबला करके जगह है जो कि 3000 बीसी की भी मिल गई है, यानी कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है सीरिया। लेकिन क्या हमेशा से सीरिया ऐसा ही था? जी नहीं, हमेशा से तो ऐसा नहीं था। आज तुर्की ने छेद रखा है, इजराइल ने छेद रखा है, इधर से कुर्दों ने कर रखा है, हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तो कैसा था? तो इसकी पूरी कहानी इतिहास में निकलती है, लेकिन हम आपको सीधा कट टू शॉर्ट 1516 में लेके जाते हैं, जब एक मुस्लिम एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, जिसने सीरिया के ऊपर कंट्रोल किया था। यह ऑटोमन एम्पायर यहां पर लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्पायर चला था, और उस ऑटोमन एम्पायर ने 1516 से लेकर 1918 तक यहां पर शासन किया था। उस ऑटोमन एम्पायर का जो कालखंड है उसमें सीरिया खूब प्रॉस्पेरस भी रहा। उसी ऑटोमन एम्पायर में तुर्की भी था, तो सीरिया भी था, तो इजिप्ट भी था। मेडिटेरेनियन सी के अधिकांश हिस्से पर ऑटोमन एम्पायरों का कंट्रोल था। दूसरी तरफ जो यूरोपियन थे वहां ग्रीको रोमन एम्पायर था। तो ये दो बड़े एम्पायर उस समय हुआ करते थे 1918 तक। ये कहिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला 14 तक था, तब तक ये पकड़कर चलिए कि ऑटोमन एक बड़ी पावरफुल व्यवस्था हुआ करती थी। आप जहां तक देखें, ये जो एनोतोलिया ये सब जगह दिख रही हैं, सीरिया वगैरह, इन सब जगह पर ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। बड़ा एम्पायर था, एक ही राजकाज चला आ रहा था, और उसका सबका हेडक्वार्टर एक तरह से समझिए तुर्की से मेंटेन होता था वो। आपको यदि याद हो तो भारत के अंदर भी जो हमारे यहां पर खलीफेट आंदोलन चला था, जिसमें गांधी जी ने मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग है उसको स्वीकार कर लिया था, ताकि मुसलमान जो हैं वो खिलाफत आंदोलन को हमारे साथ जोड़ दें, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दें। वो खलीफा असल में तुर्की का खलीफा था, जिसके लिए संघर्ष हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौर में। आधुनिक भारत के इतिहास से कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप परेशान ना हो, फिलहाल के लिए ये समझे कि ये तुर्की की कहानी चल रही है। तुर्की में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, खलीफा बैठता था, और वहीं से संपूर्ण मुस्लिम राष्ट्रों में शासन चलता था। तुर्की आज भी जब भभकता है ना, तो वो उसको पुरानी यादें आती हैं। लेकिन साहब, इधर ग्रीको रोमन एम्पायर जो यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड का बैठा हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन जो दुनिया पर राज कर रहे थे, इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें तो टिकने नहीं देंगे, तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। 1914 में शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि दुनिया में अपने उपनिवेशवाद को फैलाए जा रही थी, उन्होंने आपस में एक सेटिंग करी और कहा कि देख, अगर अपन ने इस ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा, इसको अगर हरा दिया, तो एक काम करेंगे यार, तुम ना इस स्थान को ले लेना और मैं इस स्थान को ले लूंगा। जैसे ब्रिटेन ने कहा कि मैं इजराइल को ले लूंगा, तो फिर फ्रांस बोला कि मैं लेबनान को ले लूंगा। अच्छा, तो फिर यार एक काम करो, फ्रांस वाले बोले तो मुझे थोड़ा सीरिया भी दो ना, मैं सीरिया को भी राज करना चाहता हूं। ये लोग ऐसे थे, अमीर लोग जैसे कब्जा करने आते हैं ना, कबीले टाइप से थे ये लोग। अमीरी दिखावा था, लेकिन कब्जा करने आते थे ऐसे कि ये स्थान हमारा होगा। इसे साई पिकॉट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ यह था कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश डिप्लोमेट ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था प्रथम विश्व युद्ध के बीच में 1916 के अंदर, कि अगर हम इन क्षेत्रों को जीतते हैं तो कौन किस क्षेत्र पर कब्जा करेगा। सबने डिसाइड कर लिया। तो भाई साहब, जो सीरिया है ना, यह कब्जे में आया फ्रांसीसियों के। आपको याद है, लेबनान भी फ्रांसीसियों के कब्जे में आया। अभी कुछ दिनों पहले, जब याद होगा आपको, कि इजराइल और लेबनान के केस में फ्रांस बोलने आया था। क्या बोलने आया था? कि लेबनान पर हमले रोके, तुरंत सीज फायर करें। आज भी जो सीज फायर हुआ है फ्रांस और लेबनान के बीच में, सॉरी, इजराइल और लेबनान के बीच में, वो कराने वाला कोई और नहीं, फ्रांस ही है। फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर कराया, क्योंकि फ्रांस को लेबनान में आज भी अपनी कॉलोनी नजर आती है। लेबनान के लोगों की जो सेकंड लैंग्वेज है आफ्टर अरेबिक, वो फ्रेंच है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूं, इस पूरे बेल्ट में, सीरिया में, लेबनान में, इवन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में भी लोग फ्रेंच बहुत बोलते हैं। यहां से लोग अगर माइग्रेट करते हैं, जैसे इंडिया के लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ब्रिटेन जाना चाहते हैं, यहां के लोग अगर माइग्रेट करते हैं तो ये फ्रांस जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रांस की मदर टंग इनको अच्छे से आती है, फ्रेंच आती है, और वहां जाकर के ये लोग नौकरी करके या जो भी करते हैं वो चले जाते हैं। तो लेबनान में इंटरेस्ट आज भी फ्रांसीसियों का बरकरार है। लंबे समय तक फ्रांसीसियों ने राज किया है लेबनान पर, सीरिया पर भी किया था, लेकिन सीरिया में फ्रांसीसियों की विरोध होने लगा। सीरिया में फ्रांसीसियों का विरोध होने लगा, सीरिया के अंदर लोग इकट्ठे हुए, सीरिया में रिवॉल्ट हुआ। मुश्किल से 10 साल ही यहां पर फ्रांसीसियों का शासन चला। धीरे धीरे फ्रांसीसियों ने और सीरियंस ने बैठकर
बैठकर नेगोशिएशन किए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, लेकिन फाइनली सीरिया यहां से एक इंडिपेंडेंट कंट्री 1946 में बन गया। 1946 में मतलब एक तरह से समझिए 18 से 46 तक बहुत ही लगभग 30 साल के आसपास शासन रहा, बहुत ज्यादा शासन नहीं चला, इनके बीच में सब सेटिंग बैठ गई। अब आप कहेंगे कि सर अब हमको आजादी से इसके बारे में जानने की जरूरत क्या है? मैं केवल मेजर मेजर पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं कि सीरिया हमेशा ही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड रहा है, यहां को लेकर झगड़े होते रहे हैं। आप में से फिर दिमाग करेगा ऐसा भी यहां पे क्या था? देखिए असल में ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये कई रिलीजन्स के लिए काफी कीमती क्षेत्र रहा है। ऐसे समझिए, जिस यरूशलेम को इजराइल की राजधानी अमेरिका मानता है, हम लोग तेल अवीव को मानते हैं, यरूशलेम के अंदर जो मुस्लिम राष्ट्र हैं या यहूदी हैं, ये सब लोग वहीं से अपने धर्म का, और क्रिश्चियंस भी यरूशलेम से ही अपने धर्म की उत्पत्ति मानते हैं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर कहते हैं कि पैगंबर साहब ने अगर 3 जगह बहुत खास मानी तो मक्का मदीना के बाद में यरूशलेम ही मानी थी। इसी प्रकार से इजरायली लोग कहते हैं, कि हमारे यहूदियों का भी जो मेन सेंटर है वो यरूशलेम है। ऐसे ही जो ईसाई हैं वो कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो सूली पे जो चढ़े थे, बोले वो यरूशलेम में चढ़े थे। तो ये सबके लिए बड़ा ही मतलब कहा जाता है कि जो एडम की संतानें हैं ना, वो सब यहीं से निकल के आई हैं। खैर चलिए, अब यहां से इस पूरे क्षेत्र को एक जैसा ही माना जाता था कि भाई यरूशलेम, उसके आसपास में लेबनान, सीरिया, इजराइल, ये एक जगह ऑटोमन्स ने 300 साल तक कब्जा करके चला था। तो बोले ये पूरा क्षेत्र ही अगर यहूदी सोचते हैं उनके कंट्रोल में आ जाए, क्रिश्चियन सोचते हैं उनके कंट्रोल में आ जाए, मुस्लिम सोचते हैं उनके कंट्रोल में आ जाए, धार्मिक लड़ाई चलती है यहां पे। खैर अब कट टू दी शॉर्ट, थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ते हैं। इनके बीच में जो भी हुआ, सीरिया आजाद हो गया। सीरिया की आजादी के बाद में लंबा कुछ यहां पर चलता रहा, हम उसमें और ज्यादा एंट्री नहीं करेंगे, इतिहास कभी बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सीधा वर्ष 2011 से। 2011 में क्या हुआ? 2011 में सीधा लेकर आ रहा हूं, लेकिन एक चीज बीच में और जान लीजिए, और वो क्या है? हाफिज अल असद के बारे में। हाफिज अल असद, जो कि बशर अल असद जो आज के राष्ट्रपति हैं, इनके फादर साहब थे। ये यहां पर 1970 से सत्ता में आए थे और 2000 तक प्रेसिडेंट रहे थे। जैसी भी स्थितियां यहां पर बनी, लेकिन ये शिया मुसलमान होते हुए भी यहां पर शासन करने में कामयाब हो गए थे। अब हम सीधा लैंड करते हैं, मैं कुछ पेजेस स्किप कर रहा हूं क्योंकि कहानी बहुत लंबी होती चली जा रही है। वर्ष 2000 में हाफिज अल असद मर जाते हैं, उनके स्थान पर बशर अल असद को राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए होते हैं। इनके जो भाई हैं बुशरा अल असद, उनका 1994 में एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। बुशरा अल असद का नहीं, बासिल अल असद का। 1994 के अंदर बनना उनको था राष्ट्रपति, लेकिन ये नहीं बन पाते। इनकी जगह बशर अल असद वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। बशर अल असद जब राष्ट्रपति बनकर आते हैं, इनसे उम्मीद की जाती है कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, लोगों के साथ काफी व्यवहारिक तरीके से काम करेंगे, लोगों को ह्यूमन राइट्स देंगे। अमेरिका ने दुनिया भर में कुछ वो बना रखे हैं, मतलब एक तरह से कहिए पैमाने बना रखे हैं, जिसके आधार पर वो नापता है कि किसको मैं क्या मानूंगा। तो दुनिया में देशों को नापने के लिए अमेरिकी वेपन में से एक है डेमोक्रेसी, कि हां भाई इस देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं, उस आधार पर वो सैंक्शन लगाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया को नाप रखा है, ईरान को नाप रखा है। दूसरा तरीका है मानवाधिकार, कि किन देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अमेरिका उस आधार पर सैंक्शन टिकाता है। बशर अल असद जब 2000 में राष्ट्रपति बने, यहां के लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई कि एक दिन सीरिया काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट बनेगा, पढ़ा लिखा आदमी राष्ट्रपति बना है तो हमारे लिए काफी काम करेगा। शुरुआत में इन्होंने किया भी, जो लोग गिरफ्तार थे उनको जेलों से रिहा किया, बोले जाओ फ्री घूमो, तो लोगों को लगा बशर अल असद एक अच्छा राष्ट्रपति सिद्ध होगा। लेकिन 2011 में अरब राष्ट्रों में एक बवाल शुरू हुआ, और वो बवाल था अरब स्प्रिंग के नाम से, जहां पर जो चली आ रही पैतृक संपत्ति थी, या फिर वो लोग जो लंबे समय से शासन में थे, उनको उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने एक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया था। बशर अल असद उस आंदोलन से 2011 में डर गए कि ये लोग मुझे उखाड़कर फेंक देंगे, और जो विद्रोह में दिखे उसके ऊपर उन्होंने गोली चलवाना शुरू कर दिया। इवन बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे हालात पैदा हुए सीरिया के अंदर कि जो जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा होता, बशर अल असद सेना से उस पर गोली चलवा देते या उनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादतियां करते। इनसे परेशान होकर के सीरिया के अंदर 2011 के अंदर जो अरब स्प्रिंग कहा गया था, जो सत्ता बदलने के लिए काम शुरू हुआ था, उससे प्रेरित होकर के सीरिया के लोगों ने अपने भीतर एक इस प्रकार की फोर्स बना ली जो कि उनकी फोर्स के खिलाफ लड़ सकती थी।
इसे फ्री सीरियन आर्मी कहा गया। मतलब आम जनता की आर्मी थी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। 2011 में जो जनता भड़की हुई थी बशर अल असद को हटाने के लिए, जिसको सेना के दम पर बशर अल असद ने हटने नहीं दिया, लेकिन जनता ने अंदर से एक विद्रोह अपना लिया, और वो विद्रोह ये था कि हमें अब इन्हें हटाना ही है। यानी अरब स्प्रिंग तो वो दबाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौर में जो उन्होंने अपनों को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान से व्यथित हुई सीरिया के जनता ने एक फ्री सीरियन आर्मी बना ली। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि अब तक यहां शिया सुन्नी का कोई खासा कन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही 2011 में सुन्नी मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि फ्री सीरियन आर्मी में अधिकांश सुन्नी हैं, तो उन्होंने सुन्नी सुन्नी भाई भाई खेलना शुरू कर दिया। जो बगदादी या आईसिस, पहले आईएसआई हुआ करता था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ही हुआ करता था, उसे भी यहां पर थोड़ा मोटिवेशन दिखा कि चलो यार यहां से निकलकर सीरिया में भी अपना गढ़ बनाते हैं। इसलिए वो आईएसआई आईसिस कहलाया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यानी उसने सीरिया के अंदर भी सुन्नियों को साथ जोड़ लिया कि अब बशर अल असद को हटाना हमारा भी मेजर उद्देश्य है। ठीक है साहब। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सीरिया में अब एक सिविल वॉर शुरू हो गया, जनता ही राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ी हो गई और उन्होंने वेपन उठा लिए। वेपन का पैसा कहां से आएगा? वेपन के लिए आईसिस की तरफ से पैसा मिलना शुरू हुआ। इस फ्री सीरियन आर्मी को देखकर धीरे धीरे यहां पर अमेरिकी इंटरेस्ट जागने शुरू हुए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इस जगह फ्री सीरियन आर्मी पर हुए बशर अल असद के द्वारा हमलों को मानवाधिकार का उल्लंघन माना कि आप अपनी जनता को मार रहे हैं। असल में फ्री सीरियन आर्मी को बशर अल असद एक आतंकी समूह मान रहे थे, लेकिन सीरिया के खिलाफ, सीरिया में बशर अल असद के द्वारा जो हरकतें की जा रही थी, अमेरिका ने उसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना। अब आप पॉइंट्स को जोड़ते जाइएगा, उससे आप चीजें रिलेट कर लेंगे। सीरिया में बशर अल असद जो कि एक शिया हैं, उनको बट नेचुरल ईरान से मित्रता है। 2011 में बवाल शुरू हुआ है, तो ईरान और बशर अल असद की नजदीकियां होना स्वाभाविक है। फ्री सीरियन आर्मी जो बन चुकी है, जो सुन्नी डोमिनेटेड है, सुन्नियों का ही गढ़ है सऊदी अरब। अमेरिका सऊदी अरब को फेवर करता है। फ्री सीरियन आर्मी जो कि रिबेलियन ग्रुप है, उस पर बशर अल असद की ज्यादतियों को ह्यूमन राइट वायलेशन माना, बशर अल असद को सैंक्शन कर दिया। कहा कि तुमने लोगों को जबरन मारा है, वो लोग तो केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका की एंट्री मानव अधिकार के नाम पर यहां हो जाती है। लेकिन अमेरिका यहां फंसता बुरी तरह से है। कैसे? यह फ्री सीरियन आर्मी आती तो है, लेकिन यह सहायता ले लेती है आईसिस की। आईसिस काम कर रहा था, बगदादी काम कर रहा था इराक में। इराक से सीरिया में उसकी एंट्री जैसे ही होती है, अमेरिका टेंशन में चला जाता है कि मैंने बताने के लिए तो मदद इनकी की, लेकिन कल को यही आईसिस मुझको मारने आएगा। क्योंकि अमेरिका अभी पिटकर बैठा था अलकायदा से, जिसने उसके 9/11 के धमाके किए थे। बोले अगर मैंने फिर से एक अलकायदा पाल लिया, बगदादी जैसा आदमी बना लिया, तो फिर मैं वैसे मारा जाऊंगा। यानी अमेरिका ने, जिसने फ्री सीरियन आर्मी को कभी प्रमोट किया था, जैसे बगदादी ने पैर पसारे कि हां यह मजबूत हो रहा है, तो तुरंत अमेरिका इसको लेकर टेंशन में वैसे ही चला गया जैसे अलकायदा को पहले अमेरिका ने पैदा किया था, लेकिन बाद में वो उसी से त्रस्त हुआ। तो यहां पर आईसिस को मरवाने के लिए अमेरिका की एंट्री होती है कि आईसिस को खत्म करो, फ्री सीरियन आर्मी जिंदा रहे तो ठीक है। और इसी के लिए आज भी लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक सीरिया में एनी डे रहते हैं, और वो जो कुर्द वाले लोगों के इलाके हैं ना, वहीं पर अपना बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं, उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं। मतलब सीरिया का ये जो सिविल वॉर 2011 के बाद शुरू हुआ, ये आज तक चला आ रहा है। लोग आपस में झगड़ने लगे, फ्री सीरियन आर्मी अपने अंदर काम करने लगी, और फ्री सीरियन आर्मी का जो ये गठन है, इसे सऊदी अरब और कतर का भी साथ मिलना शुरू हुआ। सऊदी अरब का साथ मतलब अमेरिका का साथ मिलना शुरू हुआ, और आईसिस ने भी पैर पसारे। धीरे धीरे बराक ओबामा ने बशर अल असद को बैन कर दिया। कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि तुमने ऐसा किया। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम अपनी फ्री सीरियन आर्मी को खत्म करने के लिए केमिकल वेपन्स तक का उपयोग कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हारे यहां पर आकर सर्च करना चाहते हैं। बिल्कुल वही वाला हथकंडा जो इन्होंने कभी सद्दाम हुसैन पर चलाया था। बेचारे इस जगह पर भी यहां पर यही हुआ। लेकिन जैसे ही ये खेला होने लगा, तो भाई साहब ईरान ने दुहाई दी, रूस को याद किया कि सर जी कुछ गड़बड़ हो रहा है। रूस ने कहा देखो मैं बचड़े में तब तक नहीं फंसूंगा जब तक बशर अल असद खुद मदद ना मांगे। अपना हिसाब साफ है, अपन आर या पार करते हैं। जब लुकाशेंको जैसे आदमी को अपन सरकार चला सकते हैं नॉन स्टॉप, बशर अल असद की सरकार भी चला ले जाएंगे, लेकिन खुद से वो मदद मांगे तब जाकर हम करेंगे। ऐसे में उतर कर आता है बशर अल असद का समर्थन रूस से, और रूस की तरफ से पुतिन कहते हैं कि चिंता मत करो, अब तुमने मदद मांग ली,
अपन तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हारा अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई साहब, सीरिया के अंदर बशर अल असद के लिए पुतिन अपनी सेना भेज देते हैं। अब ये सिविल वॉर में एक तरफ सरकार के साथ रूसी सेना और ईरानी सेना है, और फ्री सीरियन आर्मी के पीछे इनडायरेक्टली खड़ा होकर सऊदी अरब और अमेरिका चल रहा है। फ्रंट फुट पर यह सब खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी लगभग 1/3 हिस्से के ऊपर अमेरिका का और कुर्द लोगों का कब्जा हो चुका है, और वहां पर जो तेल के कुएं हैं वहां पर अमेरिकी फोर्सेस जमकर बैठी हैं। बार बार बशर अल असद यही कहते हैं कि ये तेल के कुओं पर कब्जा करने आए थे और इन्होंने कब्जा कर लिया, कुर्द लोगों के थ्रू ये तेल की खरीद फरोख्त करते हैं। ठीक है साहब, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति बताएंगे, लेकिन उस स्थिति से पहले अलेप्पो की कहानी जान लेते हैं। देखो, 1986 में यूनेस्को ने कभी वैश्विक विरासत का दर्जा दिया था, धरोहर का दर्जा दिया था अलेप्पो को, लेकिन जो 11 के बाद यहां पर गृह युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद यहां की कई मस्जिदों को तोड़ा गया। बड़ी संख्या में लोग यहां से भागकर जाना शुरू कर दिया। लगभग 11 मिलियन लोग, 1.25 करोड़ लोगों ने सीरिया को छोड़ दिया। अलेप्पो का शहर कभी जो खूबसूरत हुआ करता था, वो इस तरह से खंडर में बदल गया। मैं अलेप्पो की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज की कहानी भी अलेप्पो की कहानी है। ये जो इस तरह की खंडर में बदलती हुई तस्वीरें हैं, या फिर ये जो खूबसूरत सी मीनारें बनी हुई हैं, ये जो बर्बाद हुई दिख रही हैं, ये सब उस आर्म कन्फ्लिक्ट की ही देन है। अलेप्पो को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास चला गया, दूसरा बशर अल असद के पास चला गया। ये जो फ्री सीरियन आर्मी है ना, यही आज की वो वाली सेना है जो अलकायदा पर अपना विश्वास जता चुकी है। ठीक है, सरकार की मदद पाने वाले देशों में रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान, पाकिस्तान शामिल हैं, और वहीं विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की हैं। तो तुर्की उस तरफ से फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़े हैं। अलेप्पो को बढ़िया तरीके से बर्बाद किया गया, और यहां का जो ये पूरा शहर अलेप्पो, जो मैंने शुरुआत में आपको याद दिलाया था, वो ये वाला शहर है। 2016 में अलेप्पो शहर को बशर अल असद ने इस वाली इदलिब की सेना से, इदलिब की जो विद्रोही है जिसे HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, इससे मुक्त करा लिया था। लेकिन हाल ही में जिस दिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हुआ, 27 तारीख के बीच में सीज फायर जैसे ही हुआ, पता नहीं इन HTS वालों को ऐसी क्या मिर्ची लगी कि अब न्यूज में कौन दिखेगा, बहुत दिन से यार ये हिजबुल्लाह दिख रहा था, हम करते हैं। मतलब कोइंसिडेंस देखो, जैसे इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर होता है, उसी दिन ये लोग अपना रथ उठाते हैं और पहुंच जाते हैं इदलिब से निकल करके यहां पर अलेप्पो, और पहुंचकर कहते हैं कि अब अपन यहां पर शासन करेंगे। तो ये जो लड़ाई है ना सीज फायर के होते हुए, मैं तो कई बार ऐसा मानता हूं कि ये श्रापित जगह हो चुकी है मिडिल ईस्ट। यहां पर इतने वॉर होते हैं, एनी टाइम यहां पर वॉर लैंड बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब कौन कौन किस जगह शासन करता है मैंने आपको बता दिया है। स्थितियों में एक और